नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपी न्यूज़ पे। मेरा नाम है आयुष कुमार। साथियों, हम लोगों ने देखा है कि बीते 22 अप्रैल की घटना को, जिसमें कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमले में आए 28 लोगों को मार दिया गया है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। साथियों, हम लोगों ने देखा कि उन 28 लोगों में कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है और किसी पत्नी ने अपने पति को खोया है। उन तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे आज हम कि सरकार की क्या इसमें बैठक हुई है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हुआ था बिहार में भी, उसमें भी उन्होंने खुले मंच से पाकिस्तान को ललकार दिया है कि उनकी सोच से ज़्यादा उन्हें सज़ा दी जाएगी। उन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ आज अक्षय जी हैं। स्वागत है अक्षय जी, सबसे पहले आपका एपी न्यूज़ पे। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक इस घटना की बात है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और पहली बार ऐसा हुआ है जब निहत्थे सैलानियों पे आतंकवादियों ने वार किया है। नहीं तो इससे पहले अगर आपको याद होगा, पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, तो उसमें सिक्योरिटी पर्सनल पे हमला होता था, ठीक है, और फिर इंडिया उस हिसाब से जवाब उनको देता था पाकिस्तान को। लेकिन पहली बार निहत्थे बच्चे, औरत, बूढ़े, सब लोग जो गए हुए थे, किसी ने सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा होगा। एक का तो मैं वीडियो देख रहा था कि वो एक दिन पहले डल लेक के शिकारे में घूमते हुए वीडियो बनाए थे। मंजूनाथ जी का मैं बात कर रहा हूँ। रूह काँप जाती है अक्षय जी, जब हमने देखा एक छोटे बच्चे का वीडियो भी देखा है, वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था कि हम लोग वहाँ खड़े थे और हमारे पिताजी या उनको मार दिया गया। तो और बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि वो लोग धर्म पूछ कर मार रहे थे। उन्होंने ये बोला कि कलमा पढ़ो, जो पढ़ रहा था उनको साइड कर दे रहे थे। तो कैसे देखते हैं अक्षय जी इन तमाम घटनाओं को आप? देखिए, बहुत ही दर्दनाक है। उस बच्चे के मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ी होगी ये देख के। मुझे तो ये सोच के एकदम गुस्सा आ जा रहा है। मैं क्रोधित हो जाता हूँ बहुत ये देख के। और जहाँ तक आप मंशा की बात करते हैं, तो देखिए, ये क्रोनोलॉजी है, आप समझिए इस क्रोनोलॉजी को। एक तो पहले आप ये देखिए कि अभी भारत में जो कुछ केसेस को लेके स्थिति चल रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का केस है, या फिर मंदिर मस्जिद का जो मामला चल रहा है, तो ये सब को लेके अभी थोड़ा सा हम लोग फ्रेजाइल सिचुएशन में है। अभी इंडिया का जो ये है सिचुएशन है, मुर्शिदाबाद का घटना हुआ, और फिर आपको याद होगा कि हमले से 10 दिन पहले जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, उनका जो वो आग उगलता भाषण, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया, टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया, हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, और फिर उससे लगते हुए ये हमला होना, तो इससे तो पाकिस्तान की साफ ये मंशा दिखाती है कि हमें हमारा जो धार्मिक सौहार्द है एक अपना भारत में, उसको बिगाड़ने के लिए वो उन्होंने ये कदम उठाया है। और दूसरी पॉइंट ये है कि जो कश्मीर में शांति बनी हुई थी 370 एब्रोगेट होने के बाद, ठीक है, जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, आप सोचिए ना आप कि वहाँ के होटल्स के, जम्मू कश्मीर के पहलगाम का ही मैं बात करूँगा, 6-6 महीने की बुकिंग थी, आगे की 6-6 महीने की बुकिंग्स थी होटल में। और इस हमले के कारण सारे बुकिंग ओवरनाइट कैंसिल कर दिए गए। ओवरनाइट, सोचिए वहाँ के जो रहने वाले होंगे, जो बासिंदे होंगे कश्मीर के, उनको कितना बड़ा धक्का लगा है फाइनेंशियली। तो पाकिस्तान यही तो चाहता है कि कश्मीर के युवाओं को वो फिर से बेरोजगार बना दे और 500-500 रुपये में हाथ में पत्थर थमा दे। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि ये जो घटना घटी है, इसके बाद तो बेशक है कि पहलगाम में लोग अब कम जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर इसी चीज़ पे डिपेंड थे कि टूरिस्ट वहाँ आते हैं, वहाँ के होटल में ठहरते हैं, वहाँ आवागमन होता है, तो उस चीज़ पे डिपेंड थे। लेकिन अब ये तमाम चीज़ों वहाँ लोग नहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ का अर्थव्यवस्था भी बिगड़ेगी। ज़रूर बिगड़ेगी। वही मैं कहा ना कि 6-6 महीने की बुकिंग सारे जितने थे, मतलब आपने पहली बार ऐसा देखा होगा। ये बहुत ही सुखद दृश्य था देखने के लिए। एक तरफ तो बहुत ही दर्दनाक ये हुई है, हत्या हुई है आतंकवादियों द्वारा, बट यहाँ पे एक सुखद दृश्य ये था कि पहली बार किसी इस तरह के हत्याकांड होने के बाद, आतंकवादी हमला होने के बाद, कश्मीर के वहाँ के लोग प्रोटेस्ट, बहुत ही हाई लेवल प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये सिर्फ हमला नहीं है, उनके पेट, उनके रोजगार पे लात मारा गया है।
तो ये आप समझिए कि इस बार तो पाकिस्तान को कहीं से बैकिंग नहीं है। वो अगर ये सोच रहे हों कि कश्मीर के लोग इस चीज़ को पॉजिटिव ले लेंगे इस हमले को, ऐसा नहीं है। उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा कश्मीर के बासिंदा के भी तरफ से। आम जो भारतीय हैं वो तो खैर अभी तो पूरा क्रोधित हैं ही इस हमले को लेके, कायराना हमले को लेके। साथ में इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत बड़ी तैयारी की हुई है सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान की तो मंशा यही है कि किसी तरह वहाँ का पहलगाम, कश्मीर का अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, कि वहाँ के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो गरीब हों, उनके पास पैसे ना हो और पाकिस्तान उनके हाथ में बंदूक थमा दे, जो पाकिस्तान की मंशा है। तो क्या पाकिस्तान इस मंशा में कामयाब हो पाएगा? जो भारत सरकार है वो कदम उठाएगी? अच्छा, देखिए, भारत सरकार ने तो कदम उठाया ही है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो कर ही दिया है उन्होंने पाकिस्तान पे। आपने देखा होगा सीसीएस के बैठक के बाद, ठीक है, जो कैबिनेट सिक्योरिटी पे जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, जिसमें रक्षा मंत्री रहते हैं, वित्त मंत्रालय से लोग रहते हैं, विदेश मंत्रालय से रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, प्लस एनएसए अजीत डोभाल भी थे उसमें। तो उसमें बहुत ही बड़े कदम उठाए गए हैं। मैं 4-5 आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। पहला तो जो सबसे मोस्ट एवेटेड जो एक कदम है, जो कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जो कि इंडस वैली ट्रीटी को जो इन्होंने कैंसिल किया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। पाकिस्तान यही सोच रहा था कि हो सकता है थोड़ा बयानबाजी हो जाए, ट्रेड रुक जाए, ये हो जाए तो फिर तो मामला शांत हो ही जाएगा। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्यवाही के लिए बोल दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। हाँ, देखिए, ये तो होगा ही ना। हर देश, कोई भी देश है तो वो तो अपना रक्षा के लिए ये तो बोलेगा ही। तो जहाँ तक मैं अब डिस्कस कर रहा था 3-4 पॉइंट में, एक तो इंडस वैली ट्रीटी का कैंसिल होना, दूसरा जो था कि आपको जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो एम्बेसी में जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस भेजने का उन्होंने बोल दिया है कि 1 मई से पहले डेडलाइन दिया है कि 1 मई से पहले जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में हैं फॉर एनी रीजंस, ठीक है, जो सार्क वीज़ा जिनको मिला हुआ है वो सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो 1 मई से पहले सॉरी वो वापस चले जाएं, डिप्लोमेट्स चले जाएं। जो एम्बेसी में जो संख्या डिप्लोमेट्स की होती है 55 की थी, उसको उन्होंने कट करके 30 पे कर दिया है। और पाकिस्तान ने भी सेम रेसिप्रोकल बैन लगाया है। उन्होंने भी, अच्छा, बाघा अटारी बॉर्डर पे भी अब रोक हो गई है, पूरी गेट बंद कर दिया गया है। इंडिया ने अटारी बॉर्डर बंद किया है, उसी के जवाब में पाकिस्तान ने उधर से बाघा बॉर्डर बंद कर दिया। पाकिस्तान ने भी यही बोला है कि सारे इंडियन नेशनल्स वापस चले जाएं। उन्होंने भी शिमला समझौता को रद्द करने की धमकी दी है, शिमला समझौता को। और हाँ, उन्होंने एक काम एक्स्ट्रा ये किया है कि उन्होंने इंडियन एयरलाइंस के लिए, किसी भी तरह के एयरलाइंस के लिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट, उन्होंने अपना एयर स्पेस को बंद कर दिया है। उन्होंने भी डिप्लोमेट्स को 55 से कट करके 30 पे ला दिया है। तो सेम, एकदम से सेम उन्होंने जवाब वहाँ से दिया है। बट हाँ, ये जो इंडस वैली ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी का जो आपको एक जो इंडिया ने जो ये किया, कैंसिल किया है ना, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है, और पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता की धमकी दी है वो उन्हीं को वापस से बैकफायर करेगा, उससे इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अक्षय जी, एक बार आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि ये इंडस वाटर ट्रीटी और ये शिमला समझौता क्या है? देखिए, इंडस वैली ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये, अगर इसको बोला जाता है ना कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में बोला जाता है कि वर्ल्ड का ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी वाटर का है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है। अब इसमें क्या होता है ना कि इंडिया से जो नदियाँ निकलती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टोटल 5-6 नदियाँ हैं छोटे छोटे। तो अब जैसे उसमें झेलम हो गए, इंडस हो गया और चेनाब हो गया, ये 3 ईस्टर्न रिवर जो हैं ये तीनों पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जैसे सतलज हो गया, रेवा हो गया, ये इंडिया के तरफ आते हैं। तो उस ट्रीटी में यही है कि वो 3 जो नदी है, झेलम, चेनाब और इंडस, इन तीनों का यूज़ करेगा पाकिस्तान।
और इसका यूज़ करेगा, सतलज और रेवा का यूज़ करेगा इंडिया, और कोई किसी का पानी रोकेगा नहीं। लेकिन अब ये कैंसिल होने से ये हो गया है ना कि इंडिया चाहे तो वो इंडस का, झेलम का, चेनाब का पानी को रोक सकता है इधर डैम वगैरह बना कर। लेकिन हाँ, ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ऐसा कोई नल नहीं है जो वो नल बंद कर दे और पानी बंद हो जाए। उसमें अब इंडिया अब जैसे प्रॉपर तरीके से प्रोसेस से चलेगा तो वो आने वाले समय में वहाँ पे अभी भी पानी की दिक्कत है। आप अगर पंजाब और सिंध के साइड में चले जाइए तो अभी आप अगर न्यूज़ देखते होंगे पाकिस्तान का, तो सिंध में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेके, पानी को लेके। वहाँ तो खाने को पहले से ही कुछ नहीं था, इतने इकोनॉमी में इतने पीछे हैं पाकिस्तान के लोग कि वहाँ पे अभी खाने को कुछ नहीं है। अब ये पानी का ऊपर से उन पे ये पड़ गया, और इसी डर से पाकिस्तान ने यहाँ तक बोल दिया है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को अगर इंडिया कैंसिल करती है तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो ये पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से ये बयान आया था। और शिमला समझौता जहाँ तक है वो तो 1971 के वार के बाद क्या ये 1972 में शिमला में अपना हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिस समझौता में ये था कि जो भी 93,000 सोल्जर जो पाकिस्तान के यहाँ पे ये सरेंडर हुए थे उन सब को वापस इंडिया ने किया था, प्लस जितने स्क्वायर फीट ज़मीन पे पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय सेना घुसी थी वो वापस स्टेटस को मेंटेन की थी, और जो सीज फायर लाइन था उसको एक लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया था। ठीक है, तो ये तो अगर पाकिस्तान ये कैंसिल करती है तो वो समझिए कि पाकिस्तान के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि इसको कैंसिल करने का तो मतलब यही हुआ ना कि भाई जो 93,000 सोल्जर थे वो वापस इंडिया को दीजिए, जो इंडिया सीज फायर लाइन जिसको माना था तो इंडिया उतना अंदर घुस जाए पाकिस्तान में। फिर कहने का तो मतलब यही है, समझौता तो इसी पे हुआ था ना, शिमला समझौता। तो वो फ्रस्ट्रेशन में वो लिया गया उनका ये कदम है, इसको लेने का कोई मायने है नहीं। तो यही है जो शिमला समझौता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि शिमला समझौता और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अक्षय जी, एक तरफ अगर हम देखें तो जो हिंदुस्तान की तमाम विपक्षी पार्टी है या पक्ष पार्टी है, दोनों अभी एक साथ कदम में कदम मिलाकर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सारी जो भी विपक्षी पार्टी है सभी लोग बोल रहे हैं कि इस मतलब गहरी संवेदनाओं के समय में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये सुरक्षा की भी बड़ी चूक है। तो क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, पहली बार हुआ, ये बहुत ही गुड साइन है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको एक पेज पे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी दौरा भी किए हैं कल, पहलगाम का, कश्मीर का दौरा, वो भी मिले हैं घायलों से, और उन्होंने वहाँ पे भी यही बयान दिया कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी स्टेप और एक्शन लेगी वो उनके साथ खड़े हैं। नहीं तो आपको यही याद होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबूत मांग रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक ईज़ प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, गुड साइन, और ये दिखाता है कि हम लोग एकजुट हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ा चिंता का सबब होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि पहली बार सारे पॉलिटिकल पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे आदमी जो कि एकदम इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े, मतलब अप्रॉक्स सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़े हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और जहाँ तक बात है सुरक्षा में चूक की, तो हाँ, चूक तो कहीं ना कहीं होती ही है, तभी इतना बड़ा हमला हो जाता है। लेकिन बात है कि इतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया है ना अपना एलओसी का, कि आर्मी कहाँ कहाँ खड़ी रहेगी। कुछ तो ऐसे एरिया है जहाँ पे अपना बॉर्डर भी नहीं है, और पहाड़ खड़ी रहेगी है। अक्षय जी, हमने ये भी देखा ना कि वो जो आतंकवादी आए थे वो भारतीय सैनिक के ही भेष में आए थे, तो पहचान पाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। हाँ, पहचानना मुश्किल हो जाता है, और थोड़ा लोकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिल जाता है। बिना लोकल सपोर्ट के तो ये सब कुछ मतलब होता नहीं है कि कोई बाहर से आदमी आएगा, जब तक कोई लोकल आदमी उसका हेल्प नहीं करेगा तब तक तो ये संभव होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए ओपोजिशन पार्टी, हमें अभी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा में चूक हुई है, हम लोग उसे आगे कंट्रोल करेंगे,
लेकिन अभी अगर हम लोग इन सभी चीज़ों में फंस जाएंगे तो अभी हम लोगों का जो मेन पॉइंट ऑफ एजेंडा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है या फिर रिटेलिएट करना है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और सेना के मनोबल पे भी असर पड़ता है अगर आप उन पे सवाल उठाते हैं तो अभी ये मौका है कि हमें गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहना है, हमें सेना का मनोबल बढ़ाना है और कहीं ना कहीं हमें इस स्थिति को पैदा करना है जहां गवर्नमेंट को एक ईज़ हो डिसीजन लेने में और सेना को ऑपरेशन करने में। बहुत सही बात कहा अक्षय जी आपने, क्योंकि इस जो अभी जो मतलब समय घट रहा है, उसमें हम तमाम लोग, चाहे वो देश के नागरिक हों, पक्ष हों, विपक्ष हों, सभी लोग इस वक्त हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को भी बोलना चाहेंगे हम सभी लोग, क्योंकि वो धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कहीं के रहने वाले, पूरे भारत के लोग हो, पाकिस्तानी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की। और इस बार जो वो पाकिस्तान है उसको अंदर घुस के मारा जाना चाहिए, और ये आर पार की लड़ाई होनी चाहिए इस बार। हाँ, इस बार आप देखिए डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो हो चुकी है, लेकिन अब हम लोग ये ना समझे कि ये यहीं तक रुक जाएगी। अभी आप देखिए कि एलओसी पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट बढ़ गई है, सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। जितने भी हमारे राफेल्स और जितने भी ये हैं, इंडियन नेवी का जो आईएनएस विक्रांत है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अरेबियन सी की तरफ, कराची की तरफ मूव हुआ है। वो भी अपना प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। यहाँ एयरफोर्स प्रैक्टिस कर रही है, जितने बेसेस हैं एलओसी पे वहाँ पे वो डिप्लॉय हो चुके हैं। जो आर्मी का जो नंबर्स ऑफ आर्मी है वो वहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं एलओसी पे। पाकिस्तान के भी तरफ से सेम एक्शन हो रहा है, वो भी अपने जितने एयरक्राफ्ट्स हैं सारे को वो सुरक्षित जगह पे मूव कर रहे हैं। तो ये अब दोनों तरफ से चल रहा है और ये एक ना एक समय में ऐसा होगा कि एक टैक्टिकल वारफेयर का भी ये रूप लेगा। जो एक कन्वेंशनल वार होता है मे बी ये हो जाए, ठीक है। तो और ये अच्छा सही समय है भी, क्योंकि बलूचिस्तान में बगावत हो रखी है, उधर टीटीपी उन्हें परेशान कर रहे हैं वहाँ डूरंड लाइन पे, ठीक है। तो ये इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि वो अभी अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाते हैं तो मे भी हो सकता है कि बलूचिस्तान को वो पीओके को वो अलग भी कर ले, बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट, जैसे एक टाइम पे 1971 में ऐसा हुआ था। लेकिन हाँ, ये बोलना आसान होता है थोड़ा, क्योंकि देखिए जिस इस तरह से हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, हम लोग तीसरे नंबर की इकोनॉमी है अभी, ठीक है। तो आपको भी पता है कि जंग अगर होती है, फुल फ्लेजेड वार अगर होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे विकास दर पे हमारे बिल्कुल, सब दोनों पे तरफ असर असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था, क्योंकि वहाँ भी और यहाँ भी भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी कहीं न कहीं उसकी फ़र्क पड़ेगी। देखिए उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनका तो विकास दर वैसे भी गिरा हुआ है, उनके यहाँ तो कुछ डेवलपमेंट नाम का चीज़ है नहीं। लेकिन हाँ, इंडिया एज ए प्रोग्रेसिव नेशन ये तो कहीं ना कहीं सोचेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा तो पीछे जाएंगे देखिए। लेकिन हाँ, इतना है कि अब हम इस डर से हम लोग इन सारे हमलों में कॉम्प्रोमाइज़ भी तो नहीं कर सकते हैं। हमें देखिए हमारे पास एक ऐसा अ, जिद्दी नेवर है, जिसको बोले नटखट, नटखट भी नहीं बोलिए, बदमाश बोलिए, क्रिमिनल माइंडेड नेवर है। तो उससे डील करने के लिए आपको थोड़ा सा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये कोई साधारण मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे और नेवर्स से हम लोग रिलेशन रख रहे हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा टेक्टिकल मूव तो करना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है, हम लोग भी यही वेट कर रहे हैं कि आगे कुछ स्थिति कैसा बनता है नहीं बनता है। लेकिन गवर्नमेंट तो उस तरफ जा रही है। द्रौपदी मुर्मू से मिलना, एस जयशंकर और अमित शाह का उनको ब्रीफ करना, ऑल पार्टी मीटिंग करना, सीसीएस की बैठक करना जो कि नहीं होती है अक्सर, तो ये सारा उस तरफ हमें ले जा रहा है कि इंडिया इस बार कुछ अलग और कुछ बहुत ही बड़ा सोच रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। और पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है इस समय। उनको ऐसा लग रहा है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है अभी कि कब हमला होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस बार हमला होगा तो वो हमारे टाइम पे होगा, हम जब चाहेंगे तब होगा। और जिस लेवल का हमला चाहेंगे उस लेवल का हमला हम लोग इस बार करेंगे, क्योंकि इस बार सरकार की साफ मंशा है कि हमें सिर्फ आतंकवाद को नहीं ख़त्म करना है, हमें उनके मास्टरमाइंड को ख़त्म करना है। जो कि मास्टरमाइंड वहाँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार नहीं। पाकिस्तान में सरकार है लेकिन वो बस दिखाने को है। पहला ऐसा देश है ना जिसको, जैसे हम हमारे पास क्या लोग बोलता है ना कि भारत के पास आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान पहला ऐसा देश है
जो आर्मी के पास पाकिस्तान है, देश है, वहाँ पे आर्मी ही सब कुछ है, जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है वही सब कुछ है। तो हमारा जो मेन दुश्मन है वो हाफिज़ सईद नहीं है, हमारा मेन दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई है। तो इस बार इंडिया को वैसा ही कुछ एक्शन उठाना चाहिए जो डायरेक्ट वहाँ डैमेज करे, इस्लामाबाद और कराची में डैमेज करे। लेकिन पाकिस्तान की जो मंशा है, जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, ये कहीं ना कहीं अब पूरे देश के नज़र में पाकिस्तान आ चुका है। तो और सभी जो पूरे देश हैं वो इस चीज़ का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर अब आतंकवाद को ख़त्म करने का सोचा है। तो अक्षय जी, आखिरी प्रश्न रहेगा क्योंकि समय की भी कमी है, क्या लगता है कि सरकार क्या करेगी, इस बार युद्ध होगा? देखिए, कोई सरकार, कोई देश युद्ध तो चाहती नहीं है, जंग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसे स्थिति पैदा हो जाए, परिस्थिति, तो कुछ ना कुछ तो सरकार को, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी जो भारत का सिचुएशन है ना, वर्ल्ड डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, वो सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव है। एक समय में था जब अमेरिका भारत के विरोध में रहता था, वो पाकिस्तान का पीछे से ही साइड देता था इनडायरेक्टली, लेकिन देता था। लेकिन आज एक ऐसा डिप्लोमेटिक सिचुएशन बना हुआ है ना, जहां अमेरिका भी खुल के बोल चुका है कि आप जो कदम उठाइएगा हम आपके साथ हैं। इज़राइल से कॉल आ चुका है मोदी जी को सपोर्ट में। यहाँ तक कि चाइना कंडेम कर चुका है, जो कि चाइना अक्सर नहीं करता है कंडेम इन चीज़ों को। पहली बार चाइना ने कंडेम किया है। उसके बाद रसिया, आपको और बहुत सारे देशों से, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो कि एक समय में पाकिस्तान के बहुत हमदर्द माने जाते थे, उनके साइड से भी ये स्टेटमेंट आ चुका है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास ओपन हैंड है। पहली बार विपक्ष का एकजुट है और जनता का भी पूरा सपोर्ट है इस बार। तो इस बार कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है, जैसा कि मोदी जी ने भी बिहार की धरती से कहा, जो आपने पहले बताया शुरुआत में, कि इस बार ऐसा कुछ होगा जो उनके सोच और उनके जो वो आज तक इंडिया के बारे में सोचते हुए आ रहे थे, उससे कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है और इस बार पाकिस्तान को मौका नहीं मिलना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं पी न्यूज़, हमारे साथ अक्षय जी थे, जिन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे आए, उसके लिए अक्षय जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अब इजाज़त चाहेंगे। कैमरे के पीछे सहयोगी श्रेयस जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद।